रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का वर्डिक्ट दिया, जिस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश की जनता दो हिस्सों में बंट गई। विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा कोई डिसीजन नहीं आता जिसके आने के बाद हमारे देश की जनता दो हिस्सों में ना बटे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 8 वीक तक इन सारे कुत्तों को सड़कों से हटा के किसी एनिमल शेल्टर में डालना पड़ेगा, और एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही डिसीजन है। अब ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस डिसीजन से आ जाते हैं लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की ये बेजुबान जानवर हैं, ये हमारे बच्चों की तरह हैं, इन्हें फ्री रहने दो, सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं हमारे से हमारे आवारा कुत्तों को अलग करने का। विच आई थिंक इज़ काइंड ऑफ स्टूपिड। क्योंकि पहली बात तो ये, अगर जितने लोग ये ऑनलाइन डॉग लवर बने फिरते हैं, अगर ये एक्चुअली में इतने ज़्यादा लोग कुत्तों से प्यार करते तो मेरे को नहीं लगता हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम होती। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन दो आंखों से, दोनों आंखों से एक साथ देखा था मैंने। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा था कि लोग पहले तो कुत्ते पाल लेते हैं, ठीक है, जब वो कुत्ते छोटे होते हैं, बच्चे से होते हैं, प्यारे क्यूट से होते हैं, तब तक उन्हें पाल के रखते हैं। फिर जैसे जैसे वो कुत्ते बड़े होते हैं, उनकी नीड्स बढ़ती जाती है, वो खाना ज़्यादा मांगते हैं, उन्हें घूमने का मन करता है, वो इतनी इतनी पॉटी करने लग जाते हैं, तब होता है इनका दिमाग खराब। तब ये भरते हैं अपने कुत्तों को बोरी में, बोरे को भरते हैं कार की डिक्की में, कार में ये लोग खुद बैठते जाते 10-15 किलोमीटर दूर और कुत्ते को फेंक के आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये आर्ग्यूमेंट कोई सेंस बनाती है कि ये हमारे बच्चों की तरह हैं, क्योंकि कोई इंसान अपने बच्चों को ऐसे फेंक के नहीं आता। और चलो, जो कुत्ते फेंक दिए, ठीक है, अब तो वो हमारा कुत्ते हो ही चुके हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जाके उन्हें रोटी देते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप उन कुत्तों को रोटी दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। आई मीन, आप कुत्तों को खाना खिला रहे हो, आप एक बेजुबान जानवर को खाना खिला रहे हो जो बदले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप ऐसा कर रहे हो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, अनलेस कि आप इस चीज़ की वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल के उसका एड कैंपेन चला के एक फेक चैरिटी खोल के उसके लिए डोनेशन लेना चाहते हो, और डोनेशन लेके आप उस डोनेशन को यूज़ करोगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बट ऐसा कोई क्यों ही करेगा, राइट? तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, आप आवारा कुत्तों को रोटी दे रहे हो या अपने मोहल्ले के कुत्तों को खाना खिला दे रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है, बट उससे वो स्ट्रीट डॉग्स की कैटेगरी से ऊपर नहीं आ जाते हैं। वो अभी भी रहेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स ही। अगर वो पहले किसी को काटते तो मे बी 1-2 लात लूत मार के उनसे बचा जा सकता था, बट अब आपकी रोटियां खा के वो अपने मोहल्ले के जॉन जोन्स बन चुके हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं ये कह रहा था कि इस घटिया से जोक के थ्रू मैं ये कहना चाह रहा था कि भले आपने उन्हें रोटी दे दी, ठीक है, आप उनके साथ खेल भी रहे हो, शाम को आप उन्हें घुमा भी रहे हो, खैर आप क्यों ही घुमाओगे स्ट्रीट डॉग्स को, वो आपको घुमा देंगे, बट उससे वो स्ट्रीट डॉग्स की कैटेगरी से ऊपर नहीं आते। वो अभी भी रहेंगे तो स्ट्रीट डॉग ही। न जाने दिन भर में पता नहीं कितने आवारा कुत्तों से मिलते हैं, कितने कुत्तों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जितने कुत्तों के वो कॉन्टैक्ट में आएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये कोई बीमारी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और जब किसी जानवर को रेबीज़ होता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, जब भी किसी जानवर को रेबीज़ होता है तो रेबीज़ वायरस की वजह से उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिस वजह से भले इट डजंट मैटर कि वो कुत्ता पहले कैसा था, भले वो कुत्ता पहले बहुत वेल बिहेव्ड हो और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड कुत्ता हो, लेकिन अब मोस्ट प्रॉब्ली वो आप पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि 100% केसेस में वो कुत्ते अटैक नहीं करते हैं, मोस्टली केसेस में करते हैं, कुछ केसेस में वो पैरालिटिक से हो जाते हैं या पैरालिसिस हो जाता है उनको, आई डोंट नो। तो मैं यहाँ पूरी वीडियो एनिमल राइट एक्टिविस्ट या फिर जानवरों के अगेंस्ट में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आई जेन्युइनली थिंक कि मोस्टली जो 90% एनिमल लवर होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। कुछ 10% के आसपास साइको होते हैं जो चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। अगर हम उनको छोड़े तो एनिमल लवर्स या फिर एनिमल राइट एक्टिविस्ट एक्चुअली में अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवाज़ उठाते जो अपने आप आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मैं पूरी वीडियो उनके अगेंस्ट नहीं बनाना चाहता, बट आई थिंक अगर आप एक्चुअली में एक सेंसिबल एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो तो आपकी आर्ग्यूमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि ये बेजुबान जानवर है या फिर काल भैरव सब देख रहे हैं, क्योंकि वो भले ही बेजुबान जानवर हो लेकिन वो बेदांत जानवर नहीं है, और सरकार को एक्चुअल प्रॉब्लम उनके दांतों से, उनकी जुबान से नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आवारा कुत्तों के झुंड ने इकट्ठे होकर किसी टॉप सरकारी कर्मचारी को रोस्ट मार दिया, बहुत गंदा वाला। कुत्ते काटते हैं, ये मेन इशू है, और जब कुत्ता काटता है तो आप भले ही मानो ना मानो, लेकिन उससे दांत घुस जाता है चमड़ी में और फिजिकल इंजरी हो जाती है, जो कि दाग छोड़ के जाती है, सबूत छोड़ के जाती है। वेरएस जो इन लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि हमारा बॉन्ड है उन कुत्तों के साथ या फिर ये बेजुबान जानवर है, हम उन कुत्तों के बिना नहीं रह सकते, वो एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो गई। वो इमोशनली आपको स्कार करती है, वो फिजिकली कोई सबूत नहीं छोड़ती। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी नज़रों में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, बट आई थिंक कि कुत्तों के झुंड में फंसना या फिर रेबीज से तड़प के मरना इज़ फार वर्स देन कि आपके गली का मोंटू भाई रोटी तोड़ने नहीं आया एक हफ्ते से। आई मीन, 1 मिनट के लिए अगर आप डॉग लवर हो तो 1 मिनट के लिए निष्पक्ष होकर सोचो कि आप क्या ज़्यादा प्रीफर करोगे कि आपके साथ हो। आप ये प्रीफर करोगे कि आप कुत्तों के झुंड में फंस जाओ और वो आपको काट के खा जाए, या फिर आप ये प्रीफर करोगे कि आपको रेबीज हो जाए, या फिर आप ये प्रीफर करोगे कि आपकी गली का कुत्ता गायब हो जाए। मैं तो यही प्रीफर करूँगा भाई, कुत्ता गायब हो जाए। नॉट दैट कि मैं कुत्तों से नफरत करता हूँ, बट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बुरी हैं।
तो मेरे को दोनों में से लेसर ईविल को चूज़ करना पड़ेगा, तो ये लेसर ईविल है। तो मे बी एज ए डॉग लवर, अगर आप एक्चुअली में कुत्तों की वेलबींग चाहते हो, अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि कुत्तों का भला हो, कुत्तों का भला हो, मैं अपने आप पे क्यों कर रहा हूँ, तो मे बी अगर आप एज ए डॉग लवर कुत्तों की वेलबींग एक्चुअली में चाहते हो, तो आपको इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिन शेल्टर्स की बात कर रही है गवर्नमेंट, क्या वो एडिक्वेट कंडीशन में है? क्या उनके पास एक्चुअली में इतना खाना है कि वो कुत्तों को फीड कर सके, इतने कुत्तों को? और जब वो इतने कुत्तों को उठाएंगे शहरों से, तो क्या इतना स्पेस है कि उनको अच्छे से रखा जा सके, या फिर उन्हें सेंसलेसली यूथेनाइज ना किया जाए? क्योंकि अगर आप पीटा का डेटा उठा के देखो, तो वो ऑलमोस्ट हर साल जितने जानवरों को शेल्टर करते हैं, उनमें से एटलीस्ट 60% से ऊपर जानवरों को यूथेनाइज कर देते हैं ईयर एंड तक। विद दैट बीइंग सेड, आई टोटली अग्री विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कि हमें आवारा कुत्ते या फिर स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम कुत्तों को एकदम से किसी जगह से हटा देना इज नॉट द राइट डिसीजन। और वो किसी इमोशनल वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी जगह से एकदम इन कुत्तों को हटा देते हैं तो भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी वो हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। रेबीज एक ऐसी बीमारी जिसके जब तक सिम्टम्स शो होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये चीज़ मुझे इतनी प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगती है क्योंकि ये 100% प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज़ है। अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए, सही समय वैक्सीनेशन वगैरह करी जाए, तो इसको 100% कंट्रोल किया जा सकता है, इसको 100% क्योर किया जा सकता है। बट स्टिल हर साल हज़ारों लोग इस चीज़ बीमारी से मरते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेबीज़ होता क्या है और ये फैलता कैसे है। तो रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ होती है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों से इंसान में फैली जा सकती है। रेबीज़ वायरस जो कि एक मेंबर होता है लिसा वायरस जीनस का, जो कि पार्ट होता है रैप्डोविरिडे फैमिली का। तो ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज़ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि रेबीज़ वायरस किसी इंसान के शरीर में किस तरीके से आ सकता है। तो मोस्ट कॉमनली डॉग बाइट्स ही प्राइमरी सोर्स होते हैं दुनिया भर में रेबीज़ वायरस के ट्रांसमिशन का। जब एक इन्फेक्टेड कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा यानी कि थूक से ही वायरस उस कुत्ते के शरीर से इंसान की बॉडी में घुस जाता है। और क्योंकि उस कुत्ते का सलाइवा वायरस को कैरी करता है, तो इवन अगर आपको कोई चोट लगी है या फिर आपके कहीं स्किन फटी हुई है या कटी हुई है और किसी इन्फेक्टेड कुत्ते का सलाइवा आपके चोट के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर आपके आंख, नाक या मुंह में लग जाए, तो उससे भी रेबीज फैल सकता है। कुछ रेयर केसेस में हवा से भी रेबीज फैलने के केसेस डॉक्यूमेंट करे गए हैं, बट इससे पहले आप अपनी पीपीई किट पहनने लग जाओ। ये केसेस बहुत रेयर हैं और उन केव्स में रिकॉर्ड किए गए जहां पे बहुत सारे रैबिड बैट्स यानी कि रेबीज से ग्रस्त चमगादड़ रहते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन में रेबीज वायरस फैलने के मोस्टली केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट से ही आए हैं। ऑल्दो थ्योरेटिकली सलाइवा या बाइट से भी रेबीज फैलना पॉसिबल है, बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड केस मुझे मिला नहीं रिसर्च के दौरान। तो अब हमको समझ में आ गया कि रेबीज वायरस कैसे कैसे फैल सकता है। अब हम समझेंगे कि जब किसी इंसान के शरीर में रेबीज वायरस घुस जाता है तो उसकी जर्नी कैसी होती है, वो कैसे ट्रैवल करता है इंसानी शरीर में। तो ये जर्नी मैं एक इंसान बन के नहीं बल्कि एक रेबीज़ वायरस बन के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े राइटर्स अपने कैरेक्टर्स को इतनी डिटेल में, इतनी गहराई से लिखते हैं कि आपको ऐसा लगता है मानो अपने बारे में बता रहे हो। अब बीइंग अ लिटरेचर फैन, आई थिंक आई हैव टू ट्राई दिस। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं अपने कैरियर कालू कुकुर 503 के मुंह में बन रहे सलाइवा फोम से निकल के अपने नए विक्टिम की ब्लड वेसल्स में घुसता हूँ। सफ़र नया था मेरे लिए, इवन तो मेरे पिताजी और दादाजी ने मेरे से पहले ये सफ़र कंप्लीट किया था, पर मैं अपने खानदान का पहला वायरस बनूंगा जो ये सफ़र सबसे हाईएस्ट लेवल एक इंसानी शरीर पे पूरा करेगा। हज़ारों सालों से हमारी प्रजाति की एक ही मंजिल रही है कि हम इंसानी दिमाग तक पहुँच के उन इंसानों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे, और हज़ारों सालों से हम इस चीज़ में सफल भी रहे हैं। हमारी केवल मौजूदगी से इंसानी रूह तक में खौफ बैठ जाता था, मगर फिर 1885 के आसपास कुछ हुआ और धीरे धीरे हमारे वॉरियर्स मारे जाने लगे। जिस रैप्डोविरिडे फैमिली के महान क्लैन लिसा वायरस के फियरलेस वॉरियर्स रेबीज का पूरी दुनिया में हजारों सालों तक वर्चस्व स्थापित था, अब उन्हीं रेबीज वायरस को ऐसे मारा जाने लगा मानो जैसे हमारी कोई औकात ही ना रही हो। और अब यह आलम है कि इंसानी शरीर में घुसने के बाद भी हम इसी डर में जीते हैं कि कब हम पर हमला हो जाए। यहाँ तक कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टेरिटरी कुत्तों तक से हमारा मास जेनोसाइड करके हमको खत्म कर दिया गया। ना हमारी औरतें छोड़ी, ना हमारे बच्चे। एक एक रेबीज वॉरियर्स को खोज खोज के खत्म करना शुरू कर दिया उन घटिया इंसानों ने। और अब कुछ गिने चुने इलाकों को छोड़ के बाकी के इलाकों में हमारी मौजूदगी केवल इतिहास की एक कहानी बन के रह चुकी है। मगर मैं अपनी प्रजाति के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, और अब मुझे मौका मिला है इंसानी शरीर की इस रणभूमि में उतर के कुछ कर दिखाने का।
अभी मैं चुपचाप से अपने एंट्री पॉइंट पर अपनी फौज तैयार करूंगा। जिस जगह हमारे कैरियर कालू कुकुर 503 ने हमको डिप्लॉय किया, अपने मजबूत दांतों से इंसानों की चमड़ी का डिफेंस तोड़ के उन्होंने हमको डायरेक्टली उनके वल्नरेबल स्पॉट में लैंड करवाया। कालू कुकुर 503 ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी और अब आगे की जिम्मेदारी मेरे माइक्रोस्कोपिक कंधों पर है। अभी मैं लॉन्च करूंगा अपना ऑपरेशन इंक्यूबेशन। ऑपरेशन इंक्यूबेशन कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों या कुछ सालों तक भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा डिप्लॉयमेंट किस लोकेशन पर हुआ है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बेस कैंप से कितना दूर है। सबसे खतरनाक मिशन यही है हमारे वॉरियर्स के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम पे हमला कर दिया गया तो हम कुत्तों की मौत मारे जाएंगे, विच इज काइंड ऑफ आयरॉनिक। बट कुछ महीनों तक अपनी फौज बढ़ा के और इंसानी नर्व्स के घने जंगलों से गुजरते हुए हमको अपना पहला चेक पॉइंट मिलता है। कांग्रेचुलेशन सोल्जर्स, ऑपरेशन इंक्यूबेशन वाज अ सक्सेस। और अब हम लॉन्च करेंगे प्रोड्रोमल फेज। इस फेज में हम नर्व्स के जंगल से निकल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाईवे को पकड़ेंगे और शुरू करेंगे अपनी जर्नी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, द ह्यूमन ब्रेन। बस अब हमको कुछ दिन और चुपचाप छुप के इस इंसान के नर्वस सिस्टम में बैठना पड़ेगा बिना कोई हरकत किए, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज पर, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस पॉइंट को पार करने के बाद कोई भी इंसानी हथियार, कोई भी इंसानी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद हमारे मकसद को कोई सी भी ताकत रोकने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद हमारे मकसद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ना सिर्फ हम इंसानी दिमाग के करीब पहुंच रहे हैं, बल्कि अब हम इंसानी शरीर पे हमला भी करना चालू कर देंगे। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हमारे हाईली ट्रेन्ड रेबीज सोल्जर्स की बहादुरी की वजह से इस इंसान को अलग अलग खौफनाक सिम्टम्स होने शुरू होंगे, जैसे कि हेलुसिनेशंस, एजिटेशन, कंफ्यूजन और सबसे घातक हाइड्रोफोबिया, जहां उसको पानी से डर लगने लग जाएगा। वही पानी जो इस इंसान की लाइफ का सोर्स हुआ करता था। हम इसको उसी पानी से नफरत करने पे मजबूर कर देंगे। हम इसकी वो हालत करेंगे कि पानी को देखते ही डर से कांप उठेगा, इसको सीजर्स आने लग जाएंगे। और ऐसा हम करेंगे ऑपरेशन हाइड्रोफोबिया के दौरान, जहां मैं और मेरे सोल्जर्स उस नर्व को डैमेज करेंगे जो इंसान के थ्रोट को कंट्रोल करती है, जिस वजह से इस इंसान के लिए किसी भी चीज को घूंट पाना बहुत पेनफुल हो जाएगा, जिस वजह से इसके मुंह पर सलाइवा बिल्डअप होता रहेगा। और अगर ये पानी पीने की कोशिश भी करेगा तो इसके गले की मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और जो पानी ये पीने की सोच रहा था, इसका शरीर अपने आप उस पानी को रिजेक्ट करके बाहर फेंक देगा। इस ऑपरेशन को हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में अंजाम देंगे और इसके बाद हमारा मिशन सक्सेसफुल कहलाएगा और हम फाइनली अपनी मंजिल अचीव कर लेंगे। दुनिया भर में हजारों लोग हर साल रेबीज से तड़प तड़प के अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर WHO का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 99% रेबीज केसेस इन्फेक्टेड डॉग बाइट से ही आते हैं, और रेबीज से हर साल एस्टिमेटेड 59,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें से 95% से ज्यादा केसेस अफ्रीका या एशिया से आते हैं। विच मीन्स कि हर साल हजारों फैमिली अपने लव्ड वंस को खो बैठते हैं, वो भी ऐसी बीमारी से जो 100% क्योरेबल, 100% अवॉइडेबल है। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का डेटा देखें तो ऑस्ट्रेलिया में केनाइन रेबीज कंप्लीटली खत्म हो चुका है, और 1996 से अभी तक ऑफिशियली सिर्फ 3 डेथ रिकॉर्ड हुई है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ऑस्ट्रेलियन बैट लिसा वायरस से। वहीं यूएसए की रिपोर्ट देखें तो सीडीसी के अकॉर्डिंग 2015 से 2024 तक सिर्फ 17 रेबीज केसेस ही डॉक्यूमेंट किए गए हैं। उनमें से भी 2 केसेस यूएसए के बाहर कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। और कनाडा की हिस्ट्री देखें तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग कनाडा में 1924 से अभी तक, यानी कि लगभग 100 सालों में, सिर्फ 28 डेथ्स ड्यू टू रेबीज रिकॉर्ड करी गई हैं। वहीं अकेला हमारा इंडिया ही 36% ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड रेबीज फैटेलिटीज में कंट्रीब्यूट करता है, और उनमें से भी 30 से 60% जो रिपोर्टेड रेबीज केसेस या डेथ्स होती हैं वो 15 साल से छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो अगर आप अभी भी इस चीज़ का अगेंस्ट हो कि हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए, आवारा कुत्तों को रीलोकेट, स्टेरलाइज और इन डायर केसेस यूथेनाइज किया जाना चाहिए, तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आप डॉग लवर से ज़्यादा एक ह्यूमन हेटर वाली मेंटेलिटी रखते हो। एंड आई विश कि आपको कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करना पड़े जो उन फैमिलीज ने एक्सपीरियंस किया जिनकी फैमिली मेंबर किसी इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने की वजह से आज उनके बीच नहीं है। बट एटलीस्ट हम उनके साथ एम्पथाइज तो कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर मेरी बोली हुई बात आपको समझ नहीं आई या मैं ही अच्छे से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाया, तो मैं एक बार फिर रीइटरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार दो सारे कुत्तों को, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तभी हम रेबीज को इरेडिकेट कर पाएंगे हमारे देश से।
तो अब बात करते हैं कि क्यों कुत्तों को एकदम से हटाना सही डिसीजन नहीं है और कैसे कुत्ते को एकदम से हटाने से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे इशू उठता है इकोलॉजिकल वैक्यूम बनने का। इकोलॉजिकल वैक्यूम मतलब बेसिकली अगर आप नेचर से किसी एक स्पीशी को हटा देते हो, जैसे लेट्स से आपने शेर को हटा दिया जंगल से क्योंकि आपको हिरन बहुत पसंद है, तो अब हिरन का कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं रहेगा, तो हिरन चौड़े में सारा का सारा घास खा जाएंगे वहां का। उससे होगा ये कि उस जगह की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी और वो जगह जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेजर्ट बनती जाएगी। इस टॉपिक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी वुल्फ वाली वीडियो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। उसमें हम समझेंगे कि कैसे योसेमिटी नेशनल पार्क में जब वुल्फ्स को वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया तो सिर्फ वुल्फ्स के वापस आ जाने से ही उस पूरे जंगल की रंगत बदल गई थी। बट अभी जंगल से वापस शहरों में चलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली की सड़कों में नेचर ने रखा है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स इंसानों की हरकतों का नतीजा है। वो यहाँ हमारी वजह से, हजारों सालों से कुत्ते इंसानों के साथ रह रहे हैं, हमारी हंटिंग में हेल्प कर रहे हैं, हमारे लाइफ स्टॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंगली जानवरों से। तो इस वजह से जहां जहां ह्यूमन सेटलमेंट होती है वहां कुत्ते भी होते हैं। बट जस्ट बिकॉज कुत्तों को वहां नेचर ने नहीं रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो नेचर के किसी काम के नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स मोस्टली रहते हैं गंदे इलाकों में, मतलब जहां कूड़ा पड़ा रहता है, क्योंकि उधर ही लोग अपना खाना खुना फेंक देते हैं और कुत्तों को खाने की चीजें मिलती रहती हैं। विच मीन्स अगर हम एकदम से कुत्तों को हटा देंगे तो डस्टबिन वगैरह या कूड़े के ढेर होते हैं जो बड़े बड़े, वहां आप टॉप ऑफ द फूड चेन की जगह खाली हो जाएगी, तो वहां पे अब चूहे वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जिससे होगा ये कि प्लेग जैसी बीमारियां फैलने लगेंगी। कहाँ हम रेबीज को इरेडिकेट करने चले थे और अब यहाँ चूहों की वजह से प्लेग फैलना चालू हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुत्तों के हटने के बाद इनकी जगह ऑब्वियसली कोई ना कोई और जानवर लेगा ही लेगा, और मोस्ट लाइकली वो जानवर होंगे बंदर, जो कि हम सबको पता है बंदरों में कोई रिडीमिंग क्वालिटी नहीं होती और वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अग्रेसिव होता है। तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे? हम अगर डॉग बाइट्स के और रेबीज के केसेस को देख के इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुत्तों को हटा दें तो इन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रॉब्लम्स के लिए कोई सॉल्यूशन सोचा है? आई मीन ऑब्वियसली सोचा ही होगा, मेरे से तो ज़्यादा ही दिमाग होगा उन लोगों पे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं भाई वो लोग। बट अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो मैं क्या करता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एरिया से उठाता सारे के सारे कुत्तों को और उनको भरता किसी डॉग शेल्टर में एटलीस्ट 1 महीने के लिए। अब जो कुत्ते ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो कोई ना कोई सिम्टम मोस्ट प्रॉब्ली शो करेंगे ही करेंगे, तो जो बचे हुए कुत्ते हैं उनको कर देंगे हम अलग, और अब जो बचे हुए कुत्ते हैं उनका मैं करवाऊंगा वैक्सीनेशन। तो मान लो मैंने 1000 कुत्ते पकड़े और उनमें से 100 कुत्ते इन्फेक्टेड निकले, उनका तो अब कुछ हो नहीं सकता, बट जो बचे हुए 900 है, आई विल मेक श्योर कि उन 900 के 900 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगे ताकि वो आगे चल के इन्फेक्टेड ना हो, और उन सबको न्यूटर किया जाए ताकि वो वापस रिप्रोड्यूस करके नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे ना दे, क्योंकि अगर इनको न्यूटर नहीं किया तो ये फिर बच्चे देंगे, जिससे कुछ सालों बाद जितने कुत्तों को हम आज वैक्सीनेट कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा अनवैक्सीनेटेड कुत्ते सड़कों में फिर घूम रहे होंगे और हमारी पूरी की पूरी मेहनत जाएगी वेस्ट। वंस द वैक्सीनेशन एंड न्यूटरिंग इज डन, उसके बाद मैं इन कुत्तों को एग्जैक्टली उसी जगह पर छोड़ूंगा जहां से मैंने इनको उठाया था, ताकि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो और इकोलॉजिकल वैक्यूम भी ना बने और लोगों को अपने मोहल्ले के कुत्तों से दूर भी ना होना पड़े और रेबीज को भी कंट्रोल किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि सारे हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल हो और बच्चों को स्कूल्स में और बड़ों को उनके ऑफिसेज में एजुकेट किया जाए कि कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो सबसे पहले साबुन से एटलीस्ट 15 मिनट तक काटी हुई जगह को धोना है और उसके बाद भाग के जाओ जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगवाने किसी डॉक्टर पे, और कोई जबरदस्ती के नुस्खे करके रेबीज को क्योर करने की कोशिश मत करो। एंड इन द मीन टाइम वेस्ट डिस्पोजल और कूड़े के डंप का मैनेजमेंट हमको अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि जब तक इस जनरेशन के स्ट्रीट डॉग्स की उम्र पूरी हो तब तक हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना केपेबल हो जाए कि हमको स्ट्रीट डॉग्स पे रिलाई ना करना पड़े चूहे या बाकी रोडेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये चीज़ अगर हम रेगुलरली 5 से 10 साल तक भी करते हैं तो हमारे देश से वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट डॉग्स और रेबीज की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम ईमानदारी से 5 से 10 साल तक इस चीज़ को कर सकते हैं? आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मैं बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हूँ। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि व्हाट शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। थैंक यू।